नाज़रीन, एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात आ गई है। जब जयशंकर साहब की हम बात करते हैं, जो बातें पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के बारे में कह चुके हैं, बात यह कि दुनिया की दूसरी तरफ ईरान इसराइल का मसला चल रहा है, साथ अब इंडिया ने अब ये नई बात स्टार्ट कर दी है। पिछले एपिसोड में हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान का तो जिक्र बाद में आ गया, इंडिया के इस वक्त इतने बुरे हालात हैं ईरान इसराइल जंग की वजह से, लेकिन फिर भी वो ये सारे मसाइल पीछे छोड़कर अभी भी पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सारी शायद राइवलरी बढ़ाकर आगे बढ़ भी जाए, लेकिन इंडिया है जो बार बार इन बातों को बीच में लाता है, दुश्मनी को बीच में लाता है। ये बात किसी से नहीं छुपी हुई कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने और मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने इंडिया को कितना ख़राब कर दिया है। इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे और नुसरत साहब से पूछेंगे कि जो इस वक्त इंडिया की ग्लोबल पोजीशन है और जो पाकिस्तान की भी है, उस वजह से शायद ये राइवलरी मजीद क्रिएट हो गई या इंडिया कुछ और चाह रहा है। और अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर तो पाकिस्तान भी चुप नहीं रहेगा। ना हम पिछली बार चुप रहे थे, ना हम अब रहेंगे। लेकिन बात वही है कि आखिर इंडिया बार बार इधर ही आके क्यों खड़ा हो जाता है? इस मुल्क को क्या और कोई काम नहीं है? अपने मसाइल पर ध्यान दे तो शायद बेहतर हो, लेकिन ये नुसरत साहब बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। आई थिंक सर एक वक्त था जब आप इंडिया आते जाते थे एंड थिंग्स वर नॉर्मल विद बोथ द कंट्रीज़, इवन दो हमारे यहाँ हमेशा से मसला एक रहा है 1947 से लेकर अब तक। सर, पिछली एपिसोड में आपने ये बात की कि इंडिया के और इतने मसले हैं जिस पर इस वक्त अगर वो ध्यान देते तो बेहतर है। तो जयशंकर साहब का सर इस तरह पाकिस्तान के बारे में बोलना और टारगेट करना फॉर नो रीज़न एट ऑल, जब दुनिया में इस वक्त और बड़े मसले चल रहे हैं। भाई वो देखिए, मैं 1984 से भारत जा रहा हूँ और जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो बुनियादी तौर पर मुखासिमाना है। इसके बारे में ये कहना कि नहीं है, ये मुनाफ़िक़त है, झूठ, अनफेयर बात है सर, ये किसी से छुपी नहीं है ये बात कि क्या राइवलरी है। उसके बावजूद ये उम्मीद मेरी जैसे जनरेशन है जो कि पोस्ट पार्टीशन पैदा हुई और यानी पार्टीशन के भी उन अयाम में पैदा हुई कि जो अब लोग काफ़ी हद तक 1947 के ज़ख्म जो है और इन दिनों की जो बुरी यादाश्तें थीं जो बड़ी हौलनाक थीं। बहरहाल 10 लाख आबादी डिस्प्लेस मुंतकिल होती है यहाँ से वहाँ से, और उसके बाद जिस तरह की कत्ल गारत गहरी हुई और जिस तरह यानी कि वहशत, हम अगर कोई बंदा उस ज़माने का करे तो मेरा अपना ख्याल है कि सिवाय सादत हसन मंटो के शायद ही किसी और लिखने वाले ने इस बात को उस इंटेंसिटी और पूरी, और शायद इसी वजह से वो बेचारे आखिरी दिनों में पागल होकर तकरीबन जवानी में बेचारे वो सर उनके ऊपर तो फिर मुकदमे भी बहुत हुए थे इंडिसेंसी के, इसीलिए कि वो सच बोलते थे। इंडिसेंसी भी तो उन्होंने जो है, जो इंडिसेंसी का भी जो उन पे मुकदमा है उनमें कम से कम 2 अफसाने ऐसे हैं जो फसाद से मुतल्लिक़ है, पार्टीशन के फसाद, जिसमें खोल दो जैसे एक अफसाना बहुत मशहूर है। तो वो इंडिसेंसी का इल्ज़ाम भी जो है वो उनमें से एक या 2 अफसाने जो हैं वो उनका ताल्लुक़ बराह रास्त फसादात से है जो 1947 में है। तो खुदा के लिए सादत हसन मंटो को महज इंडिसेंसी के साथ आइडेंटिफाई न करें। सर मैं कह रही हूँ उन पे मुकदमा हुआ ही इसलिए था कि वो ये था, बट बात तो सर सच ही करते थे। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो मुकदमा तो हुआ सो हुआ, चले इंडिसेंसी पे भी हो गया होगा। अब मैं ये यहाँ पे इस वक्त अदब को डिस्कस नहीं आपके साथ करना चाहता, मैं उसके लिए कोई और नशिस्त रख लेंगे कि मंटो और उनका है, तो उस पर मैं आपके ख़यालात सुनूँगा बड़ी तवज्जो से और एहतराम से। इस वक्त हमने तवज्जो रखनी है जयशंकर के बयान पे। जयशंकर जो है उसके बारे में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो ख़ुद तो अफसर है ही, यानी कि वो सियासतदान नहीं है। बुनियादी तौर पर मौसूफ जो है वो इंडियन सिविल सर्विस के आदमी हैं जिन्होंने वो जैसे हमारे यहाँ होता है सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया और उसके बाद फिर इंडियन फॉरेन सर्विस में गए। इनके जो वालिद हैं के सुब्रमण्यम, वो भी वहाँ पे जो हमारे यहाँ जिसको CSS कहते हैं वहाँ पे IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मोर और लेस वो
एग्ज़ाम बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही बात है तकरीबन। और वो भी मौसूफ बहुत सीनियर ओहदों से रिटायर हुए थे। और वो साहब उसके बाद बड़े वो आर्टिकल्स लिखा करते थे और उनके बारे में अमूमी तासुर ये था कि वो फिलोसोफर हैं के सुब्रमण्यम साहब। और ये जो हिंदुत्वा है या ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो फिलॉसफी है, जो इनका ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र है, उसको बहुत अच्छी खूबसूरत ज़बान में एक इंसानी चेहरा देकर वो पेश करते थे। सेकेंडली, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि क्या है, इंडिया ने अपना एटमी प्रोग्राम क्यों बनाया है, इसके साथ क्या करना है, इसके खदो खाल जो हैं वो इसी ने के सुब्रमण्यम ने किया। जयशंकर साहब के जो वाले मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जयशंकर साहब की रेप्यूटेशन 3 दिन पहले तक वो दानिश्वर इब्ने दानिश्वर की थी। वैसे भी वो फ्रेंच कट दाढ़ी मेरी जैसी, मैं तो खैर ऐसे ही सुस्ती में रखी हुई है, और वो बहुत, और रौनक उनकी, और ये फॉरेन सेक्रेटरी थे मौसूफ पहले रहे। उससे पहले ये भारत के अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं। और अमेरिका में जब ये सफ़ीर थे भारत के, तो इनके होते हुए भारत और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर कोलैबोरेशन का मुआहदा हुआ था। और उस मुआहदे के लिए भारतीय पार्लियामान का अप्रूवल चाहिए था। और उन दिनों मनमोहन सिंह जो हैं वो भारत के वज़ीर आज़म होते थे, और उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं थी उस तरह की कंफर्टेबल। तो बेतहाशा जो है मुराद और रिश्वत और ठेके बेके देने के बाद उसके लिए वोट हासिल किए गए थे। अब एक दानिश्वर इब्ने दानिश्वर नाम नहाद, और जिनसे तो हम जैसे लोग सीखें कि यार अगर आलमी अमूर पे गुफ्तगू करनी है तो कैसे करनी होती है, तो वो 3-4 रोज़ कबल जो है भारतीय पार्लियामान में अपोजिशन ने मुतालबा किया कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें बताइए कि भाई क्या ये जो सारी मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई है, तो व्हाट्स देयर फॉर इंडिया। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। अब उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खिफ़त जो है वो मौसूफ को इसलिए महसूस हुई कि वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात और उसके नुमाइंदे राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं, वो शरीक नहीं हुए। उनका वोट वेल, तो पंजाबी में कहते हैं डिगा खोते तो गुस्सा कम्यार पर वाली बात है। तो वो खिफ़त मिटाने की बजाय, तो खैर बाद में लोग उनको कहना शुरू हो गए जी कि, क्योंकि आपको शायद याद हो कि 2019 से जब से जो है ये मोदी साहब ज़रा थोड़ा सा उन्होंने पर फैलाए हैं, तो ये रोज़ाना किसी ना किसी गैर मुल्की दौरे पर होते हैं। 2019 से अब 2026 हो गया। तो जब उन पर तनकीद होती थी कि साहब आप तो हर वक्त जो है वो, और फिर ये कि लोग जफ्फियाँ डाल रहे हैं, और कभी अरब मुल्कों में हैं, कभी अमेरिका में हैं, हाउडी मॉडी फ्रांस और ये और वो, पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। तो ये फरमाते थे कि जी मोदी रिपीटेडली एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, चूँकि अब हमारे यहाँ तो वो मीडिया हमारे यहाँ एक दूसरे का देखा नहीं जाता है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि भारत जो है वो विश्वगुरु है। एक चीज़ कहलाई जाती है सॉफ्ट पावर, कि हम इतनी पुरानी तहजीब है, इतना पुराना तमद्दुन है, और मैं जब दुनिया में जाता हूँ तो दरअसल भारत जो है वो अपनी तहजीब और अपनी अक़दार, अपनी वैल्यूज़, जिसमें मतलब वो जिक्र करता है, विश्वा कहते हैं दुनिया को, ग्लोब को, और गुरु यानी कि हम दुनिया के टीचर हैं। भारत विश्व गुरु है,
भारत जो है वो आलमी दुनिया का उस्ताद है, महागुरु है। अच्छा साहब, और यार ये तुम्हारी अखदार है कि अपोजिशन कहती है कि साहब आप तो विश्व गुरु बने बैठे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन कह रही है। उसके बाद राहुल गांधी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसने बयान दिया कि साहब आप तो विश्व गुरु बनते हैं और क्या आपकी औकात है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो दुनिया भर में ये जाना जाता है कि आपके तो हर एक से, एंड पीपल लुक अप टू यू, और अभी जो मसला हुआ है उसमें तो ये पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, और पाकिस्तान तो आपने बताया हमें कि बिल्कुल इकोनॉमिकली बुरे हाल और तबाह व बर्बाद, और वहाँ पर तो ये क्या हो रहा है। अब बजाय उसका जवाब देने के बड़ा माकूल जवाब दिया जा सकता था। जयशंकर साहब, दानेश्वर इब्ने दानेश्वर जो है, वो फरमाते हैं अरे साहब ये पाकिस्तान को तो दलाली का बहुत शौक है। ये दलाली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करके तो फिर साथ ही कहना, आई मीन ब्रोकर। सर एज फॉरेन मिनिस्टर क्योंकि हमारे यहाँ जो सड़क पे जो कॉनोटेशन है वो दलाल की, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मानों में है। और ये बात आप कह रहे हैं, बट ही केप्ट ऑन यूजिंग द सेम वर्ड। चलो अगर तुमने दलाल कह दिया था एक मरतबा, तो कह दिया जी आई मीन ब्रोकर, तो फिर बाद में ब्रोकरी कहते हैं, या उससे बहुत आसान लफ्ज़ कि अगर इन्हें मिडल मैन बनने का बहुत शौक है जी, हमें तो जरूर महसूस नहीं करते, तो लेट देम बी। ठीक है ना, वो नहीं कहा। ये वजह क्या है इसमें? फ़कत जो है यहाँ पे हमारे लोग गलत फहमी का शिकार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि बस जैसे बस वो टिपिकल भारतीय रौनक में ये फिक्रा निकल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें दुनिया को ये समझाना होगा कि ये जो विश्व गुरु बना हुआ है, और ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भारत के अवाम को बताना होगा, जो आज 3-3, 4-4 घंटे पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े बूंद को तरस रहे हैं, जहाँ पर रेस्तोरां बंद हो रहे हैं सर जो हम पिछले क्योंकि एलर्जी नहीं है। सर हमारे यहाँ तो जो है एनर्जी क्राइसिस इंडिया का तो इससे भी बुरा हाल बाबा हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, अभी तक कहाँ लाइन लगी है? बताओ मुझे एक पेट्रोल पंप। और इंडिया में हर पेट्रोल और मैं ये नहीं कह रहा कि हालात ख़राब है। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से हमने प्राइस बढ़ने को रोकी हुई, और पता नहीं कब तक रोक ही रखेंगे। हमारे यहाँ डीजल का बहरहाल एक मसला होगा। उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि अभी फौरी तौर पर हमें खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से फर्टिलाइजर्स भी नहीं आ रहे हैं। दो बुनियादी इश्यूज हो रहे हैं, डीजल, फर्टिलाइज़र, एंड देन मल्टीपल नौइयत के ये जो है आपके यहाँ, मेरे मुंह में खाक, अगर ये इसी तरह जंग जारी रहती है तो ये जो हम सर के दर्द के लिए तो ओ यार एक ले आई हो पैरासीटामोल, नहीं, उसमें एक केमिकल जो इस्तेमाल होता है वो भी ये जब आप वो ऑयल को रिफाइन कर रहे होते हैं उसकी ये नहीं बाय प्रोडक्ट है। एक तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो हर घर में, गरीब तरीन घर में होता है कि चलो यार बेचारा वो कहते यार सर में दर्द हो रहा है वो गोली ले आओ, तो लेकिन अल्लाह ना करे वो तो, लेकिन इस वक्त तो नहीं है ना, उधर तो इस वक्त है। तो बजाय उसको करने के, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ ये बयान मेरा नहीं है, मैं मुतासिब हो सकता हूँ पाकिस्तानी के तौर पर। राहुल गांधी, उसने कहा कि ये जो मोदी है इसकी जो पॉलिसी है ये भारत के अवाम के लिए नहीं है। ये जो दुनिया भर में घूमता फिरता है और नाम नहाद विश्व गुरु बनता है, ये तो दर हकीकत इसके जो चंद सेठ हैं, दोस्त जो इसके कारोबारी बड़े बड़े हैं, और ये तो उनके कारोबार, ये बेसिकली उनकी लॉबिंग करने जाता है गैर मुल्कों में। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये बयान पाकिस्तान का एक सहाफ़ी नहीं दे रहा है, नुसरत जावेद जिसका नाम है, ये बयान राहुल गांधी का है।
जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भारतीय लोकसभा में। एनीवे, हकीकत ये है जो हमें दुनिया को पावर करनी चाहिए। काश के हमारे यहाँ इस पे कोई तवज्जो दे। हमारे यहाँ बड़े बड़े माशाल्लाह भारत को एक्सपोज करने वाले महाकलाकार पाए जाते हैं जिनको लोग बड़ा समझते हैं। तो हमारी क्या औकात है, मैं तो एक तकरीबन रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ। कि असल हकीकत ये है जो बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि भारत नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। Of course, sir. भारत चाहता है कि इजराइल शुड प्रिवेल इन द एंड। तो उनका एक अपना एक अरे है नहीं ना, बीबी, दोस्ती उसकी है, मैं lobby आई है। एम टेलिंग यू द कॉन्क्रीट लॉबी शॉबी नहीं, कॉन्क्रीट इकोनॉमिक में वजूहात बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जाएं, जंग शुरू होने से 3 दिन पहले भारत का वजीर आजम कहाँ था? इजराइल। उनका दौरा इजराइल भी बड़ा उस और वक्त। किससे खिताब किया उसने? नेतन्याहू। नहीं भाई, इजराइल की पार्लियामेंट से। और ऐसे हालात में खिताब किया कि पार्लियामेंट का बायकॉट किया हुआ था अपोजिशन ने। वो बायकॉट इसलिए किया हुआ था कि इजराइल का जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने नहीं बैठना ऐसे, यानी करप्ट वजीर आजम के साथ। लेकिन अपनी नेतन्याहू से मुखालफत के बावजूद इजराइल की पार्लियामेंट का जो अपोजिशन है वो आई। मोदी का जब नेतन्याहू उसकी खुशामदेद वाली तकरीर कर रहा था उस वक्त नहीं थी, लेकिन जैसे ही नेतन्याहू ने जवाबी तकरीर की तो वो आ गए। यानी इजराइल में हुकूमत और ऑपोजिशन में तकसीम को भुलाकर वो स्पेशली सर सिर्फ उस खिताब के लिए मौजूद मोदी थे को वहाँ पे। वेलकम किया गया है। और कितने रोज? मैक्सिमम 3 दिन कबल, जब इजराइल ने हमला किया। यस सर, वो तो उसके बाद आयतुल्लाह खमेनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार करने में कितने दिन लगाए इजराइल और नेतन्याहू ने। वो यार, इजराइल पर नेतन्याहू तो क्यों करेंगे अफसोस, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने। प्लीज। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इसका भी एक और पीछे जाए बैकग्राउंड है। ये नरेंद्र मोदी का सबसे चहीता एक सेठ है अडानी ग्रुप, जिसके ऊपर अमेरिका वगैरह में फ्रॉड के मुकदमात भी हैं। वो 2 नंबर का बंदा है और इसको ये बहुत सारे ठेके दिलवाता है। जैसे बांग्लादेश में बिजली का जो बहुत बड़ा निज़ाम है वो अडानी ग्रुप का है। इजराइल की एक बंदरगाह है हैफा जो है उसका कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट जो है वो अडानी ग्रुप के पास है। वहाँ पे रिफाइनरीज हैं। इजराइल के पेट्रोल का जो वो यूज़ करते हैं 50 से 60% पेट्रोल और डीजल जो है वो इस हैफा पोर्ट पर कायम रिफाइनरीज पे से आता है। उसकी एक्सपेंशन और मज़ीद रिफाइनरीज करने के लिए ये अडानी ग्रुप जो है, जो मोदी का यार है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और उसमें वो क्या स्कीम बना रहे हैं? वो स्कीम ये बना रहे हैं कि ये जो हैफा पोर्ट है, यहाँ पर पेट्रोल आया करे कहाँ से? आज़रबाईजान से और कज़ाकिस्तान से, while bypassing the Arab and Iran. Please try to understand कि वहाँ से आए पाइपलाइनों के ज़रिए या जहाज़ों के ज़रिए आज़रबाईजान और कज़ाकिस्तान से तेल वो पहुँचे हैफा इज़राइल, और वहाँ पर अडानी ग्रुप की मुश्तरका सरमायाकारी से वो रिफ़ाइन हो, और जो भी इज़राइल की ज़रूरत से बच जाए, बल्कि फिर इजाफी सरप्लस हो, उसको फिर हम यूरोप भेजें।
तो उनके तो इंटरेस्ट में है कि ये मशरक़ वस्ता में जंग जारी रहे और ये यहाँ के जो तेल की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो पैरालाइज हो जाए। तो अब जब देखा कि वो ये तो भी फौरी तौर पर तो होने नहीं लगा, तो अब वो मिन्नत तरले करके तो वो ईरान को कि जी हमें अपनाए हुर्मत से गुजरने दें, वो पैंतरे बदल रहे हैं। लेकिन ये वक्ती बात है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में उनको असल तकलीफ़ ये है कि ओहो ये जंग जो है इसने क्यों मशरक़ वस्ता को, जो तमाम तर बातों के बावजूद ईरान हो या उनके हमसाया हमारे बरादर ममालिक हो, सारे मुसलमान हैं, वो मुसलमान मुल्क के वसाइल, उनका ख्याल था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होकर के तबाह बर्बाद कर देंगे और फिर हम जो है मामे बन जाएंगे। सर उन्हें तो अपना ही देखना है ना, ये है। तो उसकी वो खिफ़त का इजहार जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसके बारे में ये कैसे मतलब कि दानिश्वर इब्ने दानिश्वर हमने हाथ जो है वो, क्या आपका मतलब है कि ऐसे ही दलाल मुँह से निकल गए? वो एकदम से एक्यूमुलेटेड एंगर और उनके पास कोई इसका भी जवाब नहीं है। ठीक है, इनकी तरले मिन्नतों से जहाज़ आए हैं आबनाए हुर्मुज़ से, लेकिन अभी इतनी सप्लाई तो नहीं है। और कतर जो इनका जो है, ज़ाहिर है हमें भी कतर से ज़्यादा मिलती थी, तो वो उनका तो वैसे ही वो कहते हैं कि हमारा 17% जो है वो तो वैसे ही हम अभी हमारी पैदावार वो ज़ाया हो गई और वो सिस्टम को बहाल करने में हमें 3 से 5 साल दरकार हैं। तो नेचुरली अब ये दोबारा दूसरा जो इनका बहुत बड़ा मसला हो रहा था वो ये हो रहा था कि अभी तक उस खत्ते से आबनाए हुर्मत से गुजर कर ईरान का तेल जो है वो चीन जा रहा है, और दूसरे बहुत सारे, ये भी एक बात चल रही है कि बहुत सारे मुल्क आबनाए हुर्मत से गुजरने के लिए ईरान को चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना शुरू हो गए। तो उसमें ये है कि वो अमेरिका की वो जो डॉलर की इजारादारी है वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, वो खतरे में है। तो डॉलर की एक मोनोपोली है ना, ऑब्वियसली वो भी नजर आ रहा होगा यूएस को, तो वो डैमेज होने का इसको खतरा पड़ा हुआ है। और उसने कहा कि मैं कहाँ, क्योंकि इसको तो इसका तो ये ख्याल था कि अमेरिका जो है और ख़ास तौर पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुझे चीन के मुकाबले की एक कुव्वत बनाने के लिए थापड़ा देंगे, चल भाई तू एशिया का मामा बन। तो खिफ़तें वो हैं। अब वो उसका ये है कि बस आपने पाकिस्तान को दलाल कह के थैंक यू वेरी मच, तो तुम क्या करते रहे? अपनी बेइज्जती करवाई है एक तरीके से। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर होकर आप छोटापन अपना बताया है। दानिश्वर इब्ने नई बेइज्जती नहीं है, अंदर का कमीनापन। और हमारी मुसीबत ये है कि हम महज उसके फिक्रे को लेकर हम ये नहीं सोचते कि क्यों ये दानिश्वर इब्ने दानिश्वर जो है ये सड़क छाप लौंडों की तरह की ज़बान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? व्हाट्स द कॉज? ये कॉज है कि वो तो सोची बैठे थे कि यार इन 3-4 हफ्तों में ये ईरान और ये जो खलीजी मुल्क है एक दूसरे पर मिसाइल फेंक के अपने तबाह बर्बाद कर देंगे, मोनोपोली हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमारे लिए डोमिनेशन वो हो जाएगा एक रास्ता। तो अल्टरनेटिव हम मुतबादल हमारे पास है। जो आपने कहा है ग्लोबल टीचर जो इंडिया अपने आप को कहता है, शायद वो उसी रास्ते पे जा रहे हो। ये तो खैर, तो बहरहाल मकसद ये कि हमें मतलब मुझे ये बात कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है। मैंने बदकिस्मती से अपनी ज़िंदगी के कम से कम 15-20 साल जितना एक जर्नलिस्ट का इन्फ्लुएंस होता है, जब हम में हिम्मत थी, क़ुव्वत थी, ताकत थी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोगों को गद्दार कहते रहे, भारतीय एजेंट कहते रहे, तो कोशिश की कि यार कि पाकिस्तान और भारत जो है वो किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ, अब नई नस्लें आ गई हैं तो कोई ज़िंदा रहने के रास्ते निकालें। और मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है। तो बेसिक सर्वाइवल पे बात आ गई है। नहीं, इंसानों के बेसिक सर्वाइवल पे मकसद ये कि डोंट एक्सपेक्ट इट। तो अब क्या ये कि
बहुत हम अनफॉर्चुनेट टाइम्स में मैं रह तो रहे ये हैं। सोचता हूँ कि हम जैसे बिल्कुल 1947 के जो यानी तासुबात और गुस्सा और नफरत थी था उस दोनों तरह में। के दौर में वापस आ गए हैं, तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी। सर उस वक्त तो आप ब्लेम भी कर सकते हैं कि चले कलोनियलिज्म और अंग्रेज़ों की वजह से शायद कुछ हुआ हो। वो अब ऐसे तो कुछ ये भी नहीं हम है, दो नंबरी करते हैं, अब तो अंग्रेज कुछ नहीं के है जी सर। अंग्रेजों ने करवा दिया। अभी अंग्रेजों ने कहा है कि विजय शंकर तू वही ये बात है सर, अब तो ना कलोनियलिज्म अंग्रेज है तो ना ये अंग्रेज कह है। रहा है, अभी अमेरिका तो ये कह रहा है कभी हमारी कि ये हमारा पैगाम लेकर जाओ। उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर तुम ये कह दो। ऑब्वियसली नॉट सर, अब तो वो हम कलोनियलिज्म माइंडसेट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये सारा आज़ाद हुए भी अब आपको यानी 70 से ज़्यादा हो गए हैं। मतलब ये कि आप बाजारी लोग हैं और छोड़े मकसद इट्स ये अनफॉर्चुनेट सर, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि आपका तो इंडिया आना जाना भी लगा रहता नहीं था। नहीं नहीं, आई एम शॉक। हम तो सोच मैं भी तो नहीं आई सकते कांट जाने के बिलीव लिए। जब मैं आजकल इंडिया का पूरा एटीट्यूड में कहता हूँ यार ये क्या हुआ है लोगों को। बस सर पावर एक बहुत बुरी चीज़ है, किस इंसान से बात बहुत की कुछ करवा पार? देती है। नहीं नहीं, कौन सी पार है? जो इनकी सर हिंदुत्व नहीं आइडियोलॉजी क्या, जो चाह रहे हैं कि नहीं पूरी अभी दुनिया क्या में राज पार करें। है? अरे बीबी तो कहाँ राज हुआ? नहीं हुआ ना सर, बट अभी नहीं हजम मैं होता गुज़श्ता उनसे। बरस वो हमारे साथ झगड़ा किया तो क्या हुआ? तो कहाँ राज? वही लॉस। तो किस बात पे? वो उर्दू का मुहावरा है कि किस फिरते पे तत्ता तत्ता पानी। मतलब किस क्या मतलब? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट। कोई बुनियादी इंसानी अकदार होती है, एक फिर लबो लहजा होता है सफारती, खुदा के लिए क्या कर रहे हो। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उसके पीछे जो मुफादात हैं उस पर निगाह रखें कि असल तकलीफ क्या है। असल तकलीफ ये है कि मुसलमान मुल्कों ने एक दूसरे को तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर दिया। हर तरफ आग के शोले जल रहे हों, ईरान के तेल में भी आग लगी हो, कतर और सारा वो जो एक दूसरे को, और गलियां मनसुनिया विच मिर्जा यार फिर ये वो सोच है। वेरी ट्रेजिक, वेरी सैड। सॉरी सैडली सर, नॉट अ गुड नोट टू एंड द शो, लेकिन फिर भी सर ये बातें भी होनी ज़रूरी थी कि जो इस वक्त इंडिया ने किया है इट्स नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे। आप राइवलरी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रखें, लेकिन एक डिप्लोमेसी भी होती है, एक बाउंड्रीज होती हैं कुछ जो आप नहीं क्रॉस करते। बट लेट्स सी सर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीकेंड, या चाहे पाकिस्तान इंडिया सिचुएशन हो, ईरान इसराइल हो, कुछ और हो, पता चल ही जाएगा अगले हफ्ते तक जो हालात चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में।